जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम 5 जनवरी 2021 के एनटीपीसी का सेकंड शिफ्ट में जो 40 प्रश्न पूछे गए थे उसका हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसका लेवल क्या था और हो सकता है कि इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे हम दोस्तों 40 प्रश्नों का एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको क्वेश्चन और आंसर अच्छे से समझ में आ सके और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। यहाँ से दोस्तों कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल सकते हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा। और हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे जिसका आप आंसर कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम कुछ इमेज देख सकते हैं जो आप अपने आसपास देखते होंगे। एक इमेज है जिसमें एक व्यक्ति बैठा है, जो बारिश का मौसम है, भीग रहा है और ये एक कटोरा लिया हुआ है, उसमें से अपनी पेट भरने के लिए कुछ यहाँ से गुजर रहे लोगों से पैसा की इच्छा रख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मतलब इसके पास ना तो घर है, ना ही शरीर पे कोई कपड़ा है और ना ही कोई आजीविका है इसके पास। दूसरा इमेज है, यहाँ पे देख सकते हैं ये फुटपाथ पे एक महिला है जो अपने बच्चों को लेकर के सोई हुई है। इतनी असुरक्षा है इसके पास घर नहीं है, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है जो ट्रैफिक पे कुछ सामान बेच रहा है, जिसका पढ़ने का उम्र है लेकिन ये सामान बेच रहा है। ठीक है, एक अलग इमेज में जो एक व्यक्ति है जो पॉपकॉर्न बेचने के लिए रखा हुआ है, ये आराम कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगले इमेज में देख सकते हैं, दो इमेज है, इसमें एक माँ बाप हैं जो इनका एक बच्चा है, इसको ब्लड कैंसर है। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये इसका अच्छे हॉस्पिटल में इसका इलाज करा सकें। ठीक है, तो इस पूरे इमेज से आप सीख सकते हैं कि हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये बेसिक चीज़ें सबको ज़रूरी होती है और ये पैसे से ही मिलता है। ठीक है, तो आप इतना ज़रूर कमा लेना कि ये बेसिक चीज़ें आपकी पूरी हो सके, आप अपने माँ बाप की पूरा कर सको, आने वाले समय में अपने बच्चे, अपने पति पत्नी, अपने और बच्चों का पूरा कर सको। ठीक है, आप पक्षियों और पेड़ पौधों से सीख सकते हैं कि अपना भोजन खुद से बनाते हैं वो लोग, कि कोई दूसरा नहीं देता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये व्यक्ति है जो इन्हें पैसे दे रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये अपनी भावनाओं को रोक नहीं पा रहे हैं और यहाँ पे रो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत कम लोग हैं दोस्त की मदद करते हैं, अपने दोस्त अपने रिश्तेदार नहीं मदद करते हैं। इसलिए जितनी भी अपनी ज़रूरत है उसको खुद से पूरा करो, हो सके तो अगर आपके पास इतना हो तो दूसरों को भी मदद कर देना। ठीक है, तो आज समय मिला है, आपके पास अवसर है, तो आप इस समय और ऊर्जा को अच्छे से यूज कीजिए और नौकरी ले लीजिए। और ये जो बाधाएं हैं ना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, मोबाइल, आपका मन जो है एक जगह एकाग्र नहीं होता है, इसको साइड कीजिए, इस पे विजय हासिल कीजिए। इसको ना अब दोस्त जीवन ना, लाइफ ना बहुत लंबी है, बाद में भी सारी चीज़ें कर सकते हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना सकते हो नौकरी लेने के बाद, और मोबाइल खूब चला सकते हो, यार दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हो, लेकिन ये समय है सारी चीज़ों से कर करके अच्छे से मेहनत करो, खूब जी जान लगा के मेहनत से पढ़ाई करो और ये एनटीपीसी की नौकरी ले लेना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध परिषद बुलाई थी? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, कनिष्क ने बुलाया था। कनिष्क दोस्तों ये कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासकों में से एक थे। इन्हीं के दरबार में हर्षचरित्र, नागार्जुन और चरक जैसे महान विद्वान रहते थे। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो बिंबिसार दोस्तों ये हर्यक वंश की इन्होंने स्थापना किया था और इन्हीं का बाद में पुत्र अजातशत्रु जो है शासक बनता है, जिसने द्वितीय बौद्ध संगीति की स्थापना किया था और द्वितीय बौद्ध परिषद बुलाया था। और चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों ये मौर्य वंश के जो संस्थापक थे और इन्होंने ये जैन धर्म के समर्थक थे। और बात करें जो बौद्ध परिषद की तो 4 बौद्ध परिषद हुए थे, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ताकि यहाँ से जो क्वेश्चन आप बन सकें तो उसको आप सही कर सकें। चौथी बौद्ध संगीतियाँ 4 बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुआ था और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था और सबकाम इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क ने करवाया था और ये इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने इसकी अध्यक्षता किया था। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। तो दोस्तों हम जीएसटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जो भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। जीएसटी जो वस्तु और सेवा कर इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। ये 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संविधान में इसको स्थान मिला और ये संविधान संशोधन की 122वां संशोधन विधेयक लाया गया था, लेकिन ये 101वां संविधान अधिनियम बना था। ठीक है, जितने विधेयक लाए जाते हैं सब पारित नहीं होते हैं, ये 122वां लाया गया था लेकिन ये 101वां पारित हुआ था। इस पर जीएसटी पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 8 सितंबर 2016 को हुआ था और जीएसटी के सारा जो निर्णय है वो जीएसटी काउंसिल लेती है।
जीएसटी काउंसिल करती है। इसका अनुच्छेद 289A में इसका प्रावधान किया गया है। इसके कुल सदस्य 33 होते हैं। इसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री कहते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष जो होते हैं वो उस समय के केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली थे। और जीएसटी के सारे निर्णय जीएसटी परिषद द्वारा 3/4 वोटों के माध्यम से किया जाता है। जीएसटी दोस्तों 4 प्रकार का होता है, CGST, SGST, IGST और UTGST। CGST पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर 12 अप्रैल 2017 को हुआ था। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था। जीएसटी की सिफारिश जीएसटी परिषद ने किया था। जीएसटी के जो ड्राफ्ट कमेटी है, ड्राफ्ट जो जीएसटी का स्ट्रक्चर जो बनाया था वो असीम दास गुप्ता समिति ने बनाया था। जीएसटी लागू करने का सुझाव सबसे पहले किस समिति ने दिया था? तो विजय केलकर समिति ने दिया था। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार प्रस्तावित किसने किया था? केलकर टास्क फोर्स ने किया था। जीएसटी IN, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये 15 अंकों का होता है। ये हर सबका इंडिविजुअल होता है। 5 टैक्स स्लैब हैं जीएसटी के, 0, 5, 10, 18, 28। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? अमिताभ बच्चन थे। जीएसटी मॉडल जो है भारत का वो कनाडा मॉडल पे आधारित है। अनुच्छेद 246A में केंद्र सरकार को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। ये जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर है और गंतव्य आधारित कर है, यानी कि जब आप दुकान से लेने जाते हैं वहाँ पे ये टैक्स लगता है। इस जीएसटी का आदर्श वाक्य वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट है। जीएसटी को विश्व में प्रथम देश जिसने लागू किया था वो फ्रांस था। भारत में जीएसटी को सबसे पहले लागू किया था असम ने। जीएसटी से कुछ वस्तुएं मुक्त रखा गया है, पेट्रोलियम उत्पाद, मादक पदार्थ और बिजली। ये इस पे राज्य सरकार का टैक्स लगता है। और जीएसटी में कुछ अलग अलग कर को शामिल करके, कुछ अलग अलग केंद्र और राज्य सरकार को शामिल करके जीएसटी बना था। और केंद्रीय संबंधी कर में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर, व्यक्तिगत आय कर, निगम कर, सीमा शुल्क को शामिल किया गया था। और राज्य के जो संबंधी कर हैं जिसको जीएसटी में शामिल किया गया था उसमें राज्य वेट है और केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी और प्रवेश कर, विज्ञापन कर, ये सब जीएसटी के हटा करके जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि नीचे सूचीबद्ध किए गए 4 शब्दों में से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पंखुड़ी, बाह्यदल, पराग, अस्थिबंध। तो ये अस्थिबंध जो है ये फूल का भाग नहीं है, ठीक है। ये अस्थिबंधन जो है ये फूल का भाग नहीं है, बाकी सब ये फूल के भाग हैं। और ये फूल का जो अलग अलग स्ट्रक्चर है उसको हम यहाँ देख लेते हैं। आप देखेंगे किसी फूल में ये बाह्यदल, जो इसे बाह्यदल कहते हैं। और इसमें जो ये देख सकते हैं ये पंखुड़ी, इसे दल या दल पंखुड़ी कहते हैं इसको। और इसमें जो है ये देख सकते हैं कि ये एक अंडाशय होता है और इसमें एक वर्तिका इसे कहते हैं। और ये वाला जो भाग होता है, शीर्ष वाला भाग होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय ये स्त्री केस है। फूल का मादा वाला जो ना फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो है ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें इसे जो है तंतु कहते हैं। ये जो आप इस तंतु कहते हैं और इस तंतु का जो शीर्ष वाला सिरा है इसे परागकोश कहते हैं। इस तंतु और परागकोश इसे पुंकेसर कहते हैं, यानी कि ये मेल वाला पार्ट होता है। और इसी परागकोश में परागकण बनता है। यही परागकण जाकर के इस पुष्प के वर्तिकाग्र में जाता है, यहीं से होते हुए वर्तिका से होते हुए अंडाशय में जाता है और इसी अंडाशय में अंडा को निषेचित करता है। बाद में ये विकसित होकर के फल बनता है। तो देख सकते हैं इसका अलग अलग पार्ट है, इसी से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को किस शहर में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों ये 2019 का देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जो इंडिया जिसमें पार्टिसिपेट है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ब्रिक्स में जो है दोस्त ये भारत शामिल है, आप बिमस्टेक और SCO जिसमें भारत शामिल है, G20, इससे जितने भी सम्मेलन हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हम इसको करंट में देखते हैं कि वर्तमान में कहाँ पर हुआ है। तो 16वां ब्रिक्स सम्मेलन जो है ये अभी 2024 में हुआ था, कजान में हुआ था, रूस के कजान में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने गए थे। और 2025 में दोस्तों ये ब्रिक्स का आयोजन कहाँ होगा? ये ब्राज़ील में होगा, ठीक है, 2025 में। और ये 9वां नहीं है, ये क्वाड बैठक जो है 2025 में ये वाशिंगटन DC में हुआ था। अभी 2025 में वाशिंगटन DC में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री जी गए थे। और ये 9वां नहीं है, ये G20 शिखर सम्मेलन जो है ये 2024 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ था, ठीक है, 2024 में। इसके पहले भारत में था। और 2025 में कहाँ पर होगा? ये दक्षिण अफ्रीका में होगा, ठीक है। और ये G7 शिखर सम्मेलन ये 2024 में हुआ था और इस पर इटली में हुआ था। आपने देखा था बहुत सारे वीडियो वहाँ से वायरल हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पे गए थे, जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत सारे फोटो उनके वायरल हुए हैं। और 2025 में G7 का जो सम्मेलन होगा वो कनाडा में होगा। 45वां आसियान शिखर सम्मेलन ये वियंतियान लाओस की राजधानी में हुआ था। और 46वां और 47वां जो आसियान शिखर सम्मेलन वो मलेशिया में होगा, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। और ये इन्हें सरहदी गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और ये गांधीवादी नेता थे। और ये जो है दोस्त खान अब्दुल गफ्फार खां, ये सीमावर्ती क्षेत्रों में गांधी जी के विचारों को फैलाते थे। ये पश्तून, आज का जो खैबर पख्तूनवा है वो पश्तून समुदाय से संबंधित थे और ये हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा, समानता पर जोर देते थे। और इन्होंने एक खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था जो सामाजिक सुधार और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध काम करता था। और इन्हें भारत विभाजन के खिलाफ थे, ठीक है। और ये 1987 में दोस्त इन्हें भारत रत्न दिया गया है, ठीक है ना, भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो ये जो बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये मद्रास का जो 3rd अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो ये स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और इन्होंने अल हिलाल पत्र का प्रकाशन किया था जिसने जो ये ब्रिटिश शासन के खिलाफ ये जागरूकता फैलाते थे। असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ये धर्मनिरपेक्षता, हिंदू मुस्लिम एकता, शिक्षा के समर्थक थे और उन्हें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वो अच्छे से सुनिएगा, यहाँ से भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत को ए चेरी के नाम से नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, अवध रियासत को दिया था। चेरी ये अवध रियासत जो था ये बहुत ही समृद्ध और संपन्न था, इसलिए इसे ए चेरी का नाम दिया था। और अवध रियासत जो था ये शहादत खान ने, जब मुगल कमज़ोर हुए थे, शहादत खान ने इसकी स्थापना किया था और ये 1856 में 1857 की क्रांति के पहले इसको जो है ना अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था कुशासन के आधार पर, ठीक है। और बात करें अन्य ऑप्शन की, तो झांसी का रियासत आप जानते हैं, झांसी की रानी जो इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी। और ग्वालियर रियासत की बात करें तो ग्वालियर रियासत की स्थापना मराठा सरदार महादजी शिंदे ने किया था और बाद में इस पर अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। और इसी वंश के आज जो आप देखते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और ये इसी रियासत से संबंधित हैं, ठीक है। और ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई भी इसने किया था। विजयनगर रियासत की बात करें तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? तो हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। और इस पर संगम, सालू, तुलु, आरवीडू जैसे शासकों ने इस पर शासन किया, वंश ने इस पर शासन किया था। आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आप इसको अच्छे से देखिएगा। मई 2019 में 5वें इंडिया न्यूक्लियर न्यू वर्ल्ड कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में किया गया था, इंडियन न्यूक्लियर न्यू वर्ल्ड कांग्रेस का। और ये बात करें ये क्यों किया गया था? ये भारत में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के विकास और विस्तार पर केंद्रित था। और ये छठवां जो है हो सकता है, छठवां, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि 2025 में मुंबई में किया जाएगा, अक्टूबर 2025 में होने वाला है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त कि इसरो द्वारा लॉन्च किए गए उस उपग्रह का नाम बताइए जो मछुआरों को खराब मौसम और ऊंची लहरों के बारे में सतर्कता संदेश देता है और जब वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पर पहुंचने वाले होते हैं तब उन्हें सावधान करता है। ऐसा कौन सा उपग्रह है जो मछुआरों का सहायता करता है? तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ये आयोग ने इसको माना है। इसको हम नीचे देख लेते हैं। इसमें लिखा गया है, नोट यहाँ पे दिया गया है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रेपेंसी ऑफ इज फाउंड इन क्वेश्चन आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर ऑल कैंडिडेट। मतलब इसमें कुछ विसंगतियाँ पाई गई हैं, इसलिए सभी जो है कैंडिडेट हैं इसको इग्नोर करें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग था, शायद क्वेश्चन में या आंसर में इसमें रॉन्ग, आयोग ने इसको गलत करार दे दिया है। हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो मछुआरों को समुद्री जानकारी देने, आपातकालीन स्थिति में सहायता और सुरक्षा और उनको मछली पकड़ने के क्षेत्रों को पहचान में मदद कराते हैं, तो इसके लिए अलग अलग सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं। जैसे एक है ओशियन सैट 2 के नाम से एक, और उसके बाद है एक डैट के नाम से एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर्स, ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म है। और उसके बाद एक और सैटेलाइट है जिसका नाम नाविक है, ठीक है। और एक नभमित्र प्रणाली लॉन्च किया गया है, ठीक है। और बात करें इरेनस की, इरेनस क्या है? तो दोस्त ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रीजनल नेविगेशन
सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। इसी का नया नाम नाविक दिया गया है, इसी का अब नाम बदल के नाविक रख दिया गया है। ये जैसे जीपीएस है उसी तरह से भारत का अपना एक नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की, तो यहाँ पे दोस्त कुछ क्वेश्चन आपको गलत हो सकते हैं आगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन से आप क्या सीख सकते हैं, हो सकता है कि आप अच्छे से पढ़े हों, कोई क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें लेकिन ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन गलत हो, आपको वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस क्वेश्चन से आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का उपयोग करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, यूनिक आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरह से कह सकते हैं, ईजी है। अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो इसका ऑप्शन देख करके भी क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ईमेल का यूज नहीं किया जाता है, टीवी का यूज नहीं किया जाता, हैकर हो ही नहीं सकता है। तो आप क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे तो ऐसे डायरेक्ट इसको सही कर सकते हैं। ऐसे कई क्वेश्चन मिल सकते हैं, अभी देखेंगे 40 शिफ्ट में कम से कम ऐसे ना 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते ही होते हैं जो आप नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे आप सही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, घबराना है नहीं, शांति से उसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिक आईपी एड्रेस क्या होता है, तो ये जो होता है ये इसका फुल फॉर्म होता है आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है किसी डिवाइस जैसे कंप्यूटर या मोबाइल को नेटवर्क में विशेष रूप से इसे पहचान देता है, ठीक है, एक विशेष पहचान बनाता है। इससे क्या होता है, हर डिवाइस के लिए एक यूनिक होता है, ये यूनिक आईपी एड्रेस, ये यूनिक लिखा ही है ना, ये आईपी एड्रेस सबका यूनिक ही होता है ताकि जो है ना डेटा सही डिवाइस तक पहुंच सके, ठीक है ना, इसलिए इसे यूनिक बनाया जाता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वह कौन सा राज्य है जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा घोषित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत के अग्रणी स्थान पर है। मतलब दक्षिण भारत की सूची में ASI है जो है वो राष्ट्रीय स्मारकों की सूची में दक्षिण भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, कर्नाटक में जो है ये दक्षिण भारत का ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्मारक हैं। वैसे बात करें दोस्त की जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इसका ये देश का जो प्राचीन धरोहर है, ऐतिहासिक स्थल है और कोई स्मारक है उसका संरक्षण रख रखाव और उसका अध्ययन करता है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना 1861 में हुई थी, इसकी स्थापना 1861 में हुई थी। इसके पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ये नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वैसे बात करें ये कर्नाटक में, दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय स्मारक कहाँ पे हैं, कर्नाटक में है। पूरे भारत में कहाँ पर है, तो बात इसका आंसर हो जाएगा यूपी में ना, जैसे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय स्मारक हैं, इसलिए यूपी का पहला स्थान आता है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि वह प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एक कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित कर देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आप ऐसे ऑप्शन पढ़ेंगे तो आप ये बहुविखंडन और एकल विखंडन तो कटे कर देंगे, ठीक है। एक कोशिका दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एक दोहरा विखंडन और बाइनरी में आपको देखिए, आप अगर सावधानी से इसको पढ़ेंगे तो ये 2 ऑप्शन आपको परेशान करेंगे, ठीक है। नहीं पढ़े हैं तो कैसे आप कर सकते हैं, इसी 2 में से एक सही है। अब आप जिस पे सही लगाएंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, बाइनरी विखंडन अगर आप लगाते हैं तो ये सही होगा। लेकिन आप ऐसे रिस्क जरूर लें, ठीक है, ऐसे रिस्क लेंगे नहीं तो आपके आगे पीछे वाला जो बैठा स्टूडेंट है वो रिस्क लेगा और सही कर देगा, ठीक है। तो ऐसे गेस जरूर करें, यहाँ पे 50% आपकी संभावना है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन करने की क्षमता आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से लगाएं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। तो बहुविखंडन क्या होता है, तो ये बहुविखंडन मल्टीपल फ्यूजन क्या होता है, तो ये कोशिका जो होती है कई छोटे भागों में विभाजित हो जाती है। एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो प्रोटोजोआ इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। एकल विखंडन की बात करें तो एक कोशिका जो होता है, एक कोशिका का केवल एक बार विखंडन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें अमीबा इसका अच्छा एग्जाम्पल है। दोहरा विखंडन की बात करें तो दोहरा विखंडन ये बाईपार्टाइट फ्यूजन होता है इंग्लिश में, और एक कोशिका जो होती है 2 समान भागों में विभाजित होती है और हर भाग अलग अलग होता है, ठीक है। और हमारे ऑप्शन में क्या पूछा गया है, एक कोशिका स्वयं को 2 हिस्सों में विभाजित करती है। यहाँ पे ये भी विभाजित करता है, लेकिन ये जो है इसका हर भाग अलग अलग होता है। बाइनरी विखंडन में क्या होता है कि एक कोशिका अपने जीन होते हैं उसको 2 समान भागों में विभाजित कर देती है और इसमें 2 समान नई कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4 नंबर होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की वित्त वर्ष 18-19 के लिए जनवरी 2020 में सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इनमें से किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो सीधा साधा एक मतलब है कि अभी करंट में
2020 में सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय है? तो ये क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर गोवा हो जाएगा 2020 में। लेकिन वर्तमान की बात करें दोस्त की वर्तमान में सिक्किम पहले स्थान पे है। सिक्किम जो है पहले स्थान पे है, फिर उसके बाद गोवा है, फिर उसके बाद दिल्ली है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की। तो ये दोस्त जो है ये देश की सांख्यिकी प्रणाली का विकास और सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए जिम्मेदार है और इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। 2 विभागों को मिला करके सांख्यिकी विभाग और क्रियान्वयन जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय को ये विभाग को मिला करके बनाया गया था। और ये इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO काम करता है। और ये राष्ट्रीय आय जो नेशनल आय है और पर कैपिटा इनकम जो है और GST की रिपोर्ट जारी करता है। औद्योगिक विकास में सूचकांक और वो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे क्षेत्रों में डेटा जो है ये NSO ही जारी करता है। ठीक है, और बात करें पर कैपिटा इनकम की तो जो जितना नेशनल आय होता है, शुद्ध नेशनल आय, उस बटे में जितनी जनसंख्या होती है उसको डिवाइड करके प्रति व्यक्ति आय को निकालते हैं। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों की पत्तियों तक जल पहुंचाता है? ठीक है, कौन सा ऐसा ऊतक है जो पौधों में उसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, जाइलम हो जाएगा। ठीक है, जाइलम जो है दोस्त ये जो जड़ों से लेकर के जड़ों से पत्तियों तक जल पहुँचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और वहीं जो पौधा जो फल बनाता है उसको पूरे बॉडी में पूरे पेड़ के शाखाओं तक कौन पहुँचाता है? तो वो फ्लोएम पहुँचाता है। और बात करें कोलेन काइमा की तो ये कोलेन काइमा दोस्त ये नए पौधों के तनों और पत्तियों को लचीलापन प्रदान करता है और उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, वो जैसे डंठल हो गया, तनों का जो बाहरी आवरण होता है वो कोलेन काइमा का एग्जाम्पल है। पैरन काइमा की बात करें तो ये भोजन और जल का भंडारण स्टोर करता है उसको और प्रकाश संश्लेषण में ये हेल्प करता है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की दूरभाष प्रणाली के संदर्भ में ADSL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका उपयोग क्या है? तो ये घरों और छोटे ऑफिस में इंटरनेट की सुविधा के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ब्रॉडबैंड इंटरनेट तकनीक है, जैसे हम वाईफाई यूज करते हैं ना, उसी तरह से ये इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ से दूरभाष प्रणाली से ना टेलीकम्युनिकेशन से बहुत सारे शिफ्ट में मैंने देखा, हर शिफ्ट में क्वेश्चन ये चौथा वीडियो है तो मैंने चारों शिफ्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखा है। 1-2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिले हैं। हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अनुसार किसी भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम कितने वर्ष के अस्तित्व में से हैं जो जिन्हें प्राचीन कहा जाए? मतलब ये एक्ट बना गया उसके अनुसार जो है कोई संरचना है, कोई शिलालेख है, उन्हें प्राचीन कितने वर्षों में कहा जाएगा? तो 100 वर्ष के अगर हो जाएंगे तो उन्हें प्राचीन कहा जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक कौन है? जो सरकारी बैंकों में से सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक SBI हो जाएगा। SBI हो जाएगा। जितनी उसकी संपत्ति और शाखा और ग्राहक के आधार पे 3 सबसे बड़े सरकारी बैंकों की बात करें तो SBI हो गया, PNB हो गया और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया। ये 3 सबसे बड़े सरकारी बैंक हैं। और प्राइवेट बैंक की बात करें तो HDFC और ICICI हो गया। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से पिछले 2 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 21 जून को किस रूप में मनाया जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस दोस्तों ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। शिशु दिवस दोस्तों 1 जून को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त की प्रसिद्ध संगई महोत्सव, संगई फेस्टिवल पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, मणिपुर में संगई महोत्सव मनाया जाता है। बात करें अन्य ऑप्शन की तो मेघालय में दोस्त दूरपार, वर्मन, बेई और लाहो जैसे उत्सव मेघालय में मनाए जाते हैं। त्रिपुरा में दोस्त एक खुम्बा वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में दोस्त जो है ये होबोक, सीजो, चोंग ये सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। आपको कमेंट में बताना है पूर्वोत्तर का एक ऐसा त्यौहार है जिसे हार्नबिल कहते हैं। ये हार्नबिल किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर इसके पश्चिमी सिरे पर भारतीय रेगिस्तान इंडियन डेजर्ट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, अरावली के ही पश्चिम वाले भाग में हमारा इंडिया का ग्रेट थार स्थित है।
ग्रेट डेजर्ट स्थित है जिसे थार के नाम से जानते हैं। बात करें अन्य ऑप्शन की तो पलनी दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे स्थित है। ये पश्चिम घाट का सबसे निचले वाले हिस्सों में से एक है। कंचनजंगा दोस्तों ये हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन के बाद। धूपगढ़ दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। इसको हम थोड़ा सा मैप में अच्छे से समझ लेते हैं। ये देख सकते हैं आप मैप में, ये मैप में है, देखिए अरावली पर्वत में, ये देखिए ग्रेट इंडियन डेजर्ट स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया था। यहाँ पे ये पलनी पहाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। और ये देखिए वेस्टर्न घाट का जो पश्चिमी घाट है उसी का ये एक दक्षिणतम भाग है, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कंचनजंगा दोस्तों ये सिक्किम में जो है भारत का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने पहली बार किसकी व्यवस्था की थी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आपने नहीं पढ़ा है फिर भी क्वेश्चन को कैसे हल कर सकते हैं। वैध शासन को व्यवस्था दी थी। प्रांतीय स्वायत्तता, आत्म स्वायत्तता, केंद्र शासित प्रदेश की उस समय कोई संकल्पना नहीं थी। आत्म स्वायत्तता इतना ज़्यादा उदार तो थे नहीं अंग्रेज की आत्म स्वायत्तता दे देंगे। वैध शासन, आप अगर ऑप्शन पढ़ेंगे ना तो आप दूसरे ऑप्शन पे बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे कि ये ऑप्शन ज़्यादा सही है। प्रांतीय स्वायत्तता दिया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। और क्या क्या इंपॉर्टेंट इसमें प्रावधान किए गए थे तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। जैसे आज है ना राज्य संघ शक्ति है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, ये 1935 में किया गया था। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ किया गया था। 3 जो हैं वो प्रेसिडेंसी हो गए, बंगाल, बॉम्बे और मद्रास वाला हो गया। और इसके अतिरिक्त यूपी, बिहार और असम में स्थापित किए गए थे द्विसदनीय व्यवस्था, वहाँ पे स्थापित किया गया था। आरबीआई का गठन इसी अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना इसी अधिनियम के माध्यम से होती है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की 3 दिवसीय वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये नई दिल्ली में किया गया था, ठीक है। और 2025 में भी नई दिल्ली में किया जाएगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो हम थोड़ा सा और इसी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। वैश्विक विकास शिखर सम्मेलन 2025 में नई दिल्ली में होगा। और 29वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 के नाम से जाना जाता है, ये 29वां बैठक था। तो ये अजरबैजान के बाकू में हुआ था। और अगला जो होगा 30वां यानी कि COP30 जो है वो 2025 में ब्राज़ील में होगा, ठीक है। और 10वां विश्व जल मंच 2024 में ये इंडोनेशिया के बाली में हुआ था, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की, अगला क्वेश्चन है 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा VK कृष्ण मेनन जी ने 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें इंडिया का पराजित हुआ था, इसके कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। बात करें अन्य ऑप्शन की तो इनके VK कृष्ण मेनन कौन थे। ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे, ये बहुत डिप्लोमेट थे और ये पॉलिटिशियन थे। और ये 1957 से लेकर के 1962 तक ये रक्षा मंत्री थे, ठीक है। जब भारत जब पराजित हुआ तो इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, ठीक है। अन्य ऑप्शन की बात करें तो दोस्त अगर आपसे पूछें इंडिया के सबसे ईमानदार जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रहे हैं उनके बारे में अगर बात करेंगे तो आप लाल बहादुर शास्त्री और APJ अब्दुल कलाम का नाम जरूर लेंगे, ठीक है। ये भारत के सबसे ईमानदार लोगों में से एक थे, ठीक है। इनके लिए एक मिसाल के तौर पे इन्हें याद किया जाता है। तो लाल बहादुर शास्त्री ये जय जवान जय किसान के लिए इन्हें जाना जाता है। ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रहे हैं। बात करें अन्य ऑप्शन की तो मोरारजी देसाई ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जनता दल से, ठीक है। जनता दल पार्टी से इन्होंने पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सरदार पटेल ये भारतीय एकता के नायक जिन्होंने 562 रियासतों को एक किया था। और इन्हीं के डेट ऑफ बर्थ, इन्हीं के जन्म दिवस 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है स्टैचू ऑफ यूनिटी। आपको बताना है कि किस नदी के किनारे बनाया गया है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की एलिफेंटा गुफा, एलिफेंटा कैव्स कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर घारपुर द्वीप, घारपुर आइलैंड। इसे एलिफेंटा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एलिफेंटा गुफा की बात करें तो एलिफेंटा गुफा दोस्तों ये मुंबई में स्थित है। और ये 5वीं से 8वीं सदी के बीच चालुक्यों और राष्ट्रकूटों द्वारा ये निर्मित किया गया था। भगवान शिव को समर्पित है, यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है। और वहीं बात करें दोस्तों आगे औरंगाबाद में अजंता और एलोरा गुफाएं हैं जो यूनेस्को का वैश्विक धरोहर है, औरंगाबाद में स्थित है। अजंता जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, एलोरा जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। बात करें अन्य ऑप्शन की हैवलॉक द्वीप कहाँ पर है। तो हैवलॉक द्वीप दोस्तों ये अंडमान निकोबार में, अंडमान का
उत्तरी हिस्सा में पड़ता है ये, इसी का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है। माजुली द्वीप की बात करें तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है असम में, वहाँ पे ये माजुली द्वीप का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मुनरो द्वीप की बात करें तो दोस्त ये मुनरो जो द्वीप है ये केरल में स्थित है। आपको कमेंट में बताना है कि व्हीलर द्वीप, जिसका नाम कलाम द्वीप है, जहाँ से मिसाइल का प्रक्षेपण किया जाता है, वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि गरीबी हटाओ का नारा किस राजनेता द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा, इंदिरा गांधी जी द्वारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। 1971 का जो आम चुनाव था, लोकसभा का चुनाव था, उसी में इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। और इसका इफेक्ट क्या हुआ था, इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। ठीक है, ये के कामराज जो है ये उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर, इन्हें अभी 2024 में भारत रत्न सम्मान दिया गया था 5 लोगों में। ये बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और ये स्वतंत्रता सेनानी है। ये गरीबों का मसीहा इन्हें जाना जाता है। मोरारजी देसाई के बारे में हमने देखा कि ये पहले भारत के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित वस्तुओं को सर्वोत्तम तरीके से वर्गीकृत करता है। तो अल्टीमीटर, बैरोमीटर, डायनमोमीटर और थर्मोमीटर। इसको आप देखेंगे तो ये सारे मापन उपकरण हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्टीमीटर क्या है, तो अल्टीमीटर जो है ये समुद्र तल की ऊंचाई को नापता है। बैरोमीटर जो है ये वायु दाब को नापता है। और डायनोमीटर जो है ये बल या शक्ति को मापता है। और थर्मामीटर जो है ये तापमान को नापता है। ठीक है, ये सारे उपकरण कौन है, मापन उपकरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्त की तापमान में वृद्धि होने पर किसी अभिक्रिया की दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट दोगुना हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर 10 डिग्री हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इसी रूप में आ जाए तो आप 10 डिग्री लगा दीजिए। वैसे क्वेश्चन टफ है, यहाँ आपको हो सकता है क्वेश्चन भी ना समझ में आए और ऑप्शन से तो आप इस क्वेश्चन को सही कर ही नहीं सकते बिना सही जाने। तो अगर 40 प्रश्नों में ये क्वेश्चन है जो उसे आप छोड़ सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। 40 क्वेश्चन में दोस्त आप 2-3 क्वेश्चन जरूर छोड़ दें अगर लगे कि कठिन है। ठीक है, अगर आपको ईजी लग रहा है तो कर दीजिए, लेकिन आप 3-4 क्वेश्चन जब छोड़ देंगे तो वो अगर कठिन है तो छोड़ दीजिए ना। अगर आप उसको करेंगे तो गलत होगा, आप माइनस मार्किंग में जाएंगे। इससे अच्छा को आप उस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो आप जो करेंगे वो हो सकता है गलत करेंगे, आप उनसे ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। तो 40 क्वेश्चन में से आप 3-4 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं अगर कठिन लगे तो। ठीक है, वरना अपने रिस्क पे लेकर के उसको भी हल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन को ना छोड़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट एडीबी का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। तो जापान में नहीं है, इसको भी पढ़े होंगे, दक्षिण कोरिया में भी नहीं है, आप फंसेंगे फिलीपींस और चीन में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर जो भी मारेंगे वो फिलीपींस होगा। फिलीपींस के मनीला में स्थित है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ये वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक जो है ये वाशिंगटन DC में है। एशियाई विकास बैंक ADB जो फिलीपींस मनीला में, ये हमारे क्वेश्चन पूछा गया था। न्यू डेवलपमेंट NDB इसका मुख्यालय जो है दोस्त वो शंघाई चीन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्त की पहली यात्री रेलवे लाइन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब शुरू की गई थी। तो 1853 में किया गया था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये लगभग आपके सामने कई बार गुजर चुका होगा। तो ये 1853 में ये 34 किलोमीटर चला था बम्बई से ठाणे के बीच में। 400 यात्री बैठे हुए थे और इसका श्रेय दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की निम्न में से कौन सा एक ठंडा शीतकालीन मरुस्थल कोल्ड विंटर डेजर्ट है। तो इसका राइट आंसर दोस्त आयोग ने जो माना है वो पेंटागोनिया है। वैसे दोस्त बात करें मैंने इसको ठंडा जो शीतकालीन स्थल है इसको मैंने सर्च किया है गूगल से, अलग अलग सोर्स से पढ़ा है। तो मैंने देखा उसमें दिया था कि पहले नंबर पे सबसे बड़ा जो ठंडा मरुस्थल है वो आर्कटिक मरुस्थल है। अंटार्कटिक जो ना जो जिस पे साउथ में जो है अंटार्कटिका, ठीक है ना, वो जो है वो सबसे शीतकालीन मरुस्थल। उसके बाद आर्कटिक जो उत्तरी ध्रुव है, आर्कटिक वाला ये वाला वो दूसरे नंबर पे है। यहाँ अंटार्कटिका नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर एक वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आयोग ने पेंटागोनिया माना है, तो आपको भी पेंटागोनिया मारना है। ठीक है, बात करें दोस्तों मरुस्थल की। मरुस्थल जो है दोस्तों वो दो टाइप का होता है। एक आप जानते हैं कि गर्म मरुस्थल, जिसमें रेत गर्म होती है, तापमान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे हमारे राजस्थान में है सहारा मरुस्थल है। लेकिन एक शीतकालीन शीत मरुस्थल होता है जिसपे बर्फ मोटी चादर के रूप में होती है, उसे शीत मरुस्थल कहते हैं, उसे ठंडा शीतकालीन मरुस्थल कहते हैं। जैसे लद्दाख में स्थित है। ठीक है, जो साउथ में है अंटार्कटिका, वहाँ पे है आर्कटिक जो सबसे उत्तरी पोल दक्षिणी पोल है ना, वहाँ पे ये शीतकालीन मरुस्थल है। ठीक है, जो गर्म मरुस्थल हैं जैसे हमारा थार मरुस्थल हो गया। और बात करें अन्य ऑप्शन की तो अरेबियन मरुस्थल जो है दोस्त ये जो अरब कंट्री हैं वहाँ पे स्थित है। सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, ये अफ्रीका द्वीप पर स्थित है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त की
पोंगल बर्ड काउंट निम्नलिखित में से किस राज्य का एक उपक्रम है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर तमिलनाडु। अगर आपने पढ़ा होगा पोंगल, पोंगल जो है वहाँ का एक त्यौहार है, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तो ये इस हिसाब से भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे नॉर्मली गेस करें तो ये पोंगल, ये नाम थोड़ा सा लग रहा है कि ये साउथ का नाम है, तो यहाँ पे राजस्थान और मध्य प्रदेश कट जाते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ना वो पोंगल वाला त्यौहार अगर आपको याद है ना, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कर लेंगे। तो इस तरह से आप गेस करने का प्रयास करें तो क्वेश्चन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? तो इसको हमने ऊपर भी देखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो विश्व का, भारत का सबसे बड़ा, ये विश्व का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो मानसरोवर झील से ये ऐसे चलती है हिमालय के समानांतर, फिर उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश से असम में होते हुए आती है। तो ये जो है ये माजुली द्वीप बनाती है यहाँ पे, ये बहुत बड़ा द्वीप बनाती है। इस पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, इस पर खेती करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा द्वीप का निर्माण करती है। ठीक है, और बात करें सिंधु की, तो सिंधु दोस्तों ये मानसरोवर झील से के पास से अंगसी ग्लेशियर है, वहाँ से निकलती है, और उसके बाद ये चीन से होते हुए भारत में लद्दाख, फिर गिलगित से होते हुए पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, बात करें नर्मदा की, नर्मदा तो दोस्तों ये अमरकंटक झील से निकलती है। अमरकंटक झील से निकलने के बाद ये एमपी, फिर उसके बाद गुजरात से होते हुए ये जो है अरब सागर में मिल जाती है, और ये भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र हो गया, ब्यास जो है ये सतलज की सहायक नदी है। ठीक है, और ये पंच नदियों में से इसका उद्गम जो है भारत में होता है, रोहतांग दर्रे के पास से होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भारत में ही इसका अंत भी हो जाता है ब्यास नदी का। आगे क्वेश्चन है कि दक्षिणी पठार डेक्कन प्लेट्यू में किस प्रकार के मिट्टी पाई जाती है? जो दक्कन का पठार है वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। भारत में जो भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इसको आप ध्यान से मैपिंग बाई मैप को, मैं देखिए वैसे लिख के भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मैप से समझाना चाहता हूँ ताकि आपके मन में ये मैप बैठ जाए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप कर सकें। ठीक है, तो आप देखें तो ये फॉरेस्ट या माउंटेन, ये पर्वतीय मृदा यहाँ पर है। ठीक है ना, जो हिमालय वाला क्षेत्र है इस पर पर्वतीय मृदा पाई जाती है। ठीक है, आगे देखें तो ये एलुएल जो है ये जलोढ़ मृदा, जो नदियों से लाई गई है, निक्षेपों से बनी हुई है, ये कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। ठीक है, और बात करें इधर रेड और ये वाला लाल वाला जो भाग है, ये रेड और येलो यानी कि लाल और पीली मृदा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, और बात करें ये ब्लैक वाली, ये वाला रीजन जो है ये ब्लैक काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यही पूछा गया था कि दक्कन प्लेट्यू ये वाले पार्ट में पड़ता है, तो दक्कन प्लेट्यू में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। अगर पूछे प्रायद्वीपीय भारत में, ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें कौन सी मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है? तो लाल और पीली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, वैसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा जो है ये भारत में लगभग 40% पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद लाल मृदा आती है, फिर उसके बाद पीला मृदा आता है, फिर उसके बाद पहले पे जलोढ़ आता है, फिर उसके बाद काली मृदा आती है, फिर लाल, फिर उसके बाद रेड आती है। ठीक है, और उसके बाद अन्य जो मृदा है, जैसे ये लेटराइट मृदा है, जो ये पश्चिम घाट है, इसके जो पश्चिम वाला एरिया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे लेटराइट मृदा पाई जाती है। ये मृदा यहाँ पे भी मिजोरम वाले क्षेत्र में, मेघालय वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है। और ये एरिड क्षारी और लवणी मृदा ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे भी पाई जाती है, थोड़ा सा इधर भी पाई जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि IMD विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019 में दुनिया का सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत की रैंक कितनी थी? तो शायद 43 रही होगी। ये 2019 का डेटा है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, दो रैंक पूछा, जो सूचकांक पूछे जा चुके हैं। इंडेक्स से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। इंडेक्स से क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं। जैसे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 40वां है। ठीक है, और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 39वां है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग सूचकांक 2024 में स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, भारत 58वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में आइसलैंड पहले स्थान पे है, भारत का स्थान 129वां है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे है, भारत का 159वां स्थान है। ठीक है, पहला साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 को अब ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये पहले स्थान पे रूस और भारत का स्थान 10वें नंबर पे है साइबर क्राइम में। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2024 अभी ये जस्ट इसी महीने में लॉन्च किया गया है, ये जारी किया गया है। तो इसके पहले स्थान पे आइसलैंड है और इसमें भारत का पहले स्थान 133 है, लेकिन वर्तमान में 3 अंक का सुधार हुआ और ये 130वें स्थान पे है। ठीक है,
पहले स्थान पे आइसलैंड है, भारत का स्थान 130वें स्थान पे है। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2024 फिनलैंड पहले स्थान पे, भारत 126वां स्थान है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में अमेरिका पहले स्थान पे है, भारत 42वां स्थान है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि भारत में निम्नलिखित ऑप्शन में से और संबद्ध गतिविधियों हेतु ऋण का संवितरण से सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है। तो भारत में जो है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा और इसी से रिलेटेड कौन सी ऐसी गतिविधि है जिसमें वाणिज्यिक बैंकों ने सबसे ज़्यादा ऋण दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र जो है, कृषि और उससे जो रिलेटेड क्षेत्र हैं उस पर जो ना वाणिज्यिक बैंकों ने सबसे ज़्यादा ऋण वितरण किया है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में। हम बात करें अन्य ऑप्शन की तो यहाँ पे साहूकार कौन है, साहूकारों के बारे में आप जानते होंगे। साहूकार जो होता है गांव का सबसे अमीर और संपन्न आदमी होता है, ये अपने पैसों को ऊंचे दर पे किसानों और गरीबों को कर्ज पे देता है। पीएसयू की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होता है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई से कहा जाता है। ये वे कंपनियां होती हैं जिसमें भारत या राज्य सरकार की 51% या उससे अधिक की हिस्सेदारी होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो सरकारी बैंक हो गए, ओएनजीसी, एनटीपीसी, इसका संचालन सरकार करती है। और माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो ये एक प्रकार की वित्तीय सेवा है जिसके तहत जो है गरीब और कम आय वाले लोग जो होते हैं उनको कम ब्याज पर छोटे छोटे लोन दिए जाते हैं। इसमें जैसे सेवा और बंधन बैंक ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन है जो माइक्रो फाइनेंस का काम करती हैं। कृषि के लिए बात करें तो कृषि का जो वे बैंक या संस्थाएं होती हैं जो किसानों को कृषि कार्यों के लिए कम ब्याज दर पे लोन देती हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, सहकारी बैंक हो गया, रूरल जो ग्रामीण बैंक हैं। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि 1974 में की गई रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। और ये क्यों हुआ था, ये आपातकाल के जस्ट पहले हुआ था। 1975 में आपातकाल लगा था, 1974 में ये हुआ था। और ये भारत की सबसे बड़ी औद्योगिक हड़ताल है जिसमें 17 लाख रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल किया था और इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ये रेलवे यूनियन के नेता रहे थे और ये इनका मांग क्या था, ये क्यों किए थे, ये उस समय ना काम 12 से 14 घंटे काम करवाया जाता था। तो इनकी मांग थी कि काम के घंटों को कम करिए, वेतन को बढ़ाइए, कर्मचारियों के अधिकारों को सुरक्षा कीजिए। हालांकि ये असफल रहा, लेकिन भारतीय श्रमिकों के अंदर एक ना नई चेतना को डेवलप किया इसने। ठीक है, ये इतिहास में अगर इसको देखते हैं ना उनके अंदर एक नई चेतना का उद्भव होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्टन, 4 नंबर हो जाएगा। नॉर्टन जो है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो होता है ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर और या मोबाइल को वायरस के आक्रमण से सुरक्षा करता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ये वायरस को पहचान करते हैं और उसको हटाते हैं, डिवाइस की सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना, एग्जाम्पल के रूप में बात करें तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक डिफेंडर है वो, और नॉर्टन जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। बात करें अन्य ऑप्शन की तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्त कि माइक्रोसॉफ्ट जो है ये इसकी स्थापना 1975 में हुआ था। 1975 में हुआ था इसकी स्थापना, विल गेट्स और पॉल एलन द्वारा किया गया था। और ये क्यों फेमस है, इसके विंडोज़ आप देखते हैं कि कई सारे लैपटॉप में यूज़ किए जाते हैं, MS ऑफिस यूज़ किया जाता है। और ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइड करवाता है। XML क्या है, XML दोस्तों ये इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंजिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या है, ये डेटा स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के उपयोग की जाने वाली एक भाषा है। और इसका उद्देश्य ये होता है डेटा का जो स्ट्रक्चर के साथ व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करना, इसका एक काम होता है। ठीक है, और बात करें गूगल की तो दोस्त ये एक वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनी है। ये विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। ठीक है, इसकी स्थापना 1998 में हुआ था। 1998 में गूगल की स्थापना हुआ था लैरी पेज और सर्गे विन द्वारा किया गया था। और ये गूगल सर्च, जीमेल, यूट्यूब और गूगल मैप जैसी चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं, ये सेवाएं देता है। और ये अल्फ़ाबेट.इंक का ये मूल कंपनी है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख सकते हैं हम कैसे अच्छे से आपको यहाँ से समझा रहे हैं एंटी सॉफ्टवेयर क्या है। आपको एक एक ऑप्शन को अच्छे से बता रहे हैं ताकि आपको ना अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए, ताकि आपके सामने पड़े ना तो इसको आप अच्छे से कर जाएँ। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है लेकिन आपको फ़ायदा होगा इससे। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लंदन में वे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के पहले की बात करें तो एक साइमन कमीशन आयोग बैठाया गया था, 1928 में आया था। और इसने ये भारत में संविधान की स्थिति, भारत में संविधान बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, इसके लिए ये आयोग का गठन किया गया था, साइमन कमीशन आयोग का। इसका सभी दलों ने विरोध किया था। इसी के कमीशन के आधार पे ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930 से लेकर 1932 तक। पहले और तीसरे में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधि इसमें भाग नहीं लिया था और दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था इरविन के समझौता के बाद से। ठीक है,
अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। इसको हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक परमाणु है, एक परमाणु है, ठीक है। इसमें अगर एक और मिला दें तो ये हो जाएगा O2, ये O2 हो गया। ये ऑक्सीजन का दो परमाणु मिला करके एक अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर हम इसी में एक और मिला दें तो ये हो जाएगा O3। अब ये O3 बन जाता है ओजोन। ओजोन में 3 ऑक्सीजन के परमाणु मिलते हैं तो एक ओजोन बनता है, ठीक है। तो इसे हम पूछा है एक अणु बनता है, एक ओजोन का एक अणु में 3 परमाणु होते हैं ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे पूछा है कि एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो 3 होते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निरीक्षण निकाय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो ये पर्यावरण इकाई तो होगा नहीं, संयुक्त इकाई ये भी शायद ना हो, लेकिन ये 1 नंबर और 4 नंबर आप फंसा देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, निरीक्षण बाह्य निरीक्षण निकाय की बात किया तो हो सकता है 4 नंबर सही हो और यही सही भी है, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, ये संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाह्य निकाय निरीक्षण निकाय है, 3 टाइप के होते हैं इनका। ये निकाय 3 टाइप का है और इसके अलग अलग प्रकार हैं, बाहरी है, आंतरिक है, ठीक है। और इसका क्या क्या कार्य हैं, इसका ये कार्य क्षेत्र क्या है और मुख्य काम क्या है, इसको हम देख लेते हैं। एक UNBOA है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन बोर्ड ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है। ये एक बाह्य ऑडिट निकाय है, बाहर वित्तीय निकाय है, फाइनेंशियल ऑडिट का काम करती है। ये ट्रांसपेरेंसी और लेखा परीक्षा का काम करती है। और ये एक दूसरी जो बाह्य निरीक्षण निकाय है OIOS, इसका फुल फॉर्म होता है ऑफिशियल ऑफ इंटरनल ओवरसाइट सर्विस, आंतरिक निगरानी निकाय, ठीक है। और ये आंतरिक रूप से काम करती है, उसी के अंदर में रह के काम करती है। और ये यूएनओ के अंदर रह के काम करती है, आंतरिक ऑडिट करती है, उसमें जांच करती है, ठीक है। और JIU, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इंस्पेक्शन यूनिट, संयुक्त निरीक्षण इकाई, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। ये एक स्वतंत्र निकाय है, बाह्य स्वतंत्र निकाय है और ये यूएनओ की सभी एजेंसियों का इस पे देखभाल करती है, उसमें कार्यप्रणाली में सुधार करती है, उसकी रिपोर्टिंग करती है, ठीक है। ये 3 इसके बाह्य निरीक्षण निकाय हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल कास्ट निम्नलिखित किन 2 राज्यों की गृहभूमि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तटीय क्षेत्र है उसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। हम भारत का जो तटीय इलाका है उसको अलग अलग राज्यों में किस नाम से जानते हैं, उसको हम देख लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये भारत का तटीय क्षेत्र हो गया। ये देखिए भारत का तटीय क्षेत्र है और इसे देखिए, ये मुंबई और मुंबई से लेकर के गोवा के तट को कनारा तट कहते हैं। ये देखिए कनारा तट, इसे कनारा तट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद गोवा से लेकर के ये कर्नाटक वाले रीजन को कन्नड़ तट कहते हैं, ठीक है। और ये केरल वाला जो तट है, इस केरल वाले तट को मालाबार तट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कन्याकुमारी से और ये जो है ये कृष्णा नदी के बीच का, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं, ठीक है। और इसके ऊपरी जो तट है इसके उत्तरी सरकार तट कहते हैं, ठीक है। ये जो उत्तरी सरकार तट कहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है ये जो पूर्व वाला जो तट है, इसको जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तट है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। जो केरल वाला तट है उसको मालाबार तट कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। आप उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से दोस्त हमने 5 जनवरी का जो 2021 में जो NTPC का सेकंड शिफ्ट हुआ था उसके 40 प्रश्नों को देखा। उसमें देखा कि किस तरह के प्रश्न आए थे। उसका लेवल दोस्त ना NTPC का लेवल ना ग्रुप डी से कम है। मैंने उस पर भी क्वेश्चन को देखा है, अभी हम डालेंगे भी। उसका मैंने देखा लेवल यहाँ पे कम है, ठीक है। आपको GS में आप अच्छा कर सकते हैं, इसका लेवल कम है। आप 40 में से लगभग 35 के आसपास चले जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ तक जा रहे हैं तो ठीक है, मतलब अगर 32-35 जा रहे हैं तो बेटर है, आप जा सकते हैं, ठीक है। इतना ऊपर लेवल नहीं है। 2-3 क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन थोड़े से बहुत टफ थे, ठीक है, बहुत टफ थे। और अधिकांश क्वेश्चन है दोस्त यहाँ पे आप इजी लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं, थोड़े से मीडियम लेवल के हैं, थोड़े से कठिन थे, कुछ क्वेश्चन कठिन थे और अधिकांश क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है। आप यहाँ से ना 32-35 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हमने प्रश्न को अच्छे से समझा और एक ऑप्शन को अच्छे से समझा। आप उम्मीद है कि यह जो क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया है, एक्सप्लेनेशन किया, उसको आप अच्छे से समझ में आया होगा और आपको जो भी एग्जाम में आएगा ना, यहाँ से आप छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको जो हमने एक्सप्लेनेशन किया है वहाँ से मिल सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखा, थैंक यू, जय हिंद। खूब जम कर तैयारी कीजिए, थैंक यू, जय हिंद।